गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी की क्लास के लिए जो है वो उपस्थित हुए हैं और इस पॉलिटी में हम आपको टॉप 100 क्वेश्चन पॉलिटी जो भारत का संविधान है उसके तहत टॉप 100 क्वेश्चन और क्वेश्चन की क्वालिटी देखिएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी। और यह जो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए 100 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम और देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और शुरुआती दौर में देखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो यह जो है आपका छोड़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत की संविधान की रचना में अपना सर्वाधिक गंभीर प्रभाव जो है यह छोड़ा है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो ये हमारे महात्मा गांधी जो थे ये शामिल नहीं थे संविधान सभा के सदस्य में, बाकी राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और अबुल कलाम आजाद ये लोग शामिल थे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार हमारा कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था, यही हमारा आधार था, बेस था संविधान सभा को गठित करने का। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष हमारे जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जो हैं यह स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव जो थे ये भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो है यह 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। संविधान की प्रस्तावना में भी यह डेट अंकित किया हुआ है, 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री थे ये गोविंद बल्लभ पंत थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ थोड़ा सा जो है मिस्टेक, माफ करिएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। तो भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था। तो पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जो चुनाव किया गया था यह संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो किनके द्वारा। तो संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार जो है यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। कहां गाया गया था। तो यह कलकत्ता में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को हमारा राष्ट्रगान पहली बार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया। तो यहाँ पर जो है आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अभी तुरंत हमने पढ़ा था कि 27 दिसंबर 1911 को जो है यह हमारा संविधान जो है पहली बार गाया गया था। तो 1911 इसका आंसर होना चाहिए। आइए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू जो थी यह पहली राज्यपाल बनी थी भारत की। ठीक है, तो किसी राज्य की भारत में पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और सुचेता कृपलानी जो थे यह पहली प्रधानमंत्री बनी, ये पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ध्यान में रखिएगा, पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था।
भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण ने रखा था। किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो हृदय और आत्मा जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है हमारा, इसे ही जो है बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। प्रश्नों की क्वालिटी हमने जो है वह बढ़िया से रखी है कि अभी 100 प्रश्न हम लोग देखेंगे और देखिएगा क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप जो है इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, ईटी एकेडमी को। आइए अगला जो है प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज जो है यह प्रारंभ किया? तो भारत की संविधान सभा ने जो है यह आपका 1948 में अपना कामकाज जो है यह प्रारंभ कर दिया था। सॉरी, 1948 ने 1946, दो बार मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है। 1946 में जो है संविधान सभा ने अपना कामकाज जो है यह प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के जो हमारा केंद्रीय कक्ष है इसमें जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को संसद का जो सेंट्रल हॉल है वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह हुई। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष की बात करें हम तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं या इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी जो है यह कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखिए, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है यह केंद्रीय सरकार के हाथों में होती है। किनके हाथ में? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में एकात्मक सरकार की समस्त ताकत जो है वह होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई? उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना जो है यह 1971 में हुई थी। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1971 में हुई थी। अगला देखिए, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो है यह आपका प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, जो हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी इसे हम कहते हैं, यानी हम चुनते हैं फिर वे जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अगर ऑप्शन में इस तरीके का आए तो आप जो है उसे मार सकते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश हम अमेरिका को कहते हैं। कौन था? अमेरिका था जिसने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना पहली बार की थी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इसे स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था और इसीलिए 26 जनवरी को जो है संविधान के उद्घाटन के लिए 1950 में 26 जनवरी का दिन ही जो है यह चुना गया था। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आप जानते होंगे, संविधान के निर्माता अगर की बात करें हम तो यह भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। संविधान के निर्माता कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय संविधान जो है यह हमारा 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो गणतंत्रीय दल की स्थापना की अगर हम बात करें तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है वह की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जो मसौदा समिति था हमारा उसके समक्ष जो है प्रस्तावना हमारा जवाहरलाल नेहरू ने जो है यह प्रस्तुत की थी।
अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका बैंक अपनी सुविधा के अनुसार जो है करता है। तो जिसका भुगतान जो है वह बैंक अपनी सुविधा के अनुसार से करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केटी शाह। केटी शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन जो है वह किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है यह भेजा गया था आपका शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भारत में कैबिनेट मिशन जो है वह भेजा गया था। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर ही बनाई गई थी। अभी ध्यान में रखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन जो है यह विधानसभा के द्वारा किया गया था। उस समय की जो विधानसभा थी उसी के द्वारा जो है भारत के संविधान का गठन जो है किया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो है यह कब अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 24 जनवरी 1950। ध्यान में रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो है यह अपनाया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो है यह कब किया गया था? तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य जो थे वे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात अगर हम करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, यानी फ्री पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो लोगों की थी उसे ही हम क्या कहते हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत जो है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है यह बना आपका 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को जो है यह पूर्ण अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो है यह गलती किया है, ठीक है, 26 नवंबर नहीं होगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था, ठीक ना। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ये ऑप्शन बनाने में, तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को जो है यह भारत जो है यह पूर्ण संप्रभु लोकतंत्र बन चुका था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक ना, तो ध्यान में रखिएगा जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप बनाने की कमेटी बनी थी, उसके सदस्य कौन नहीं थे? तो प्रश्न में देखिएगा नहीं की चर्चा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान जो बना था हमारा, तो संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्णा स्वामी और गोपालाचारी आयंगर जो थे वे भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन जो है यह किया गया था? तो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन जो है यह किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम जो 1858 को आया था। तो इस 1858 वाले जो भारत सरकार का अधिनियम था, इसी में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन जो है वह किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है यह प्रस्तावित किया? तो संविधान सभा का सुझाव जो है 1935 में सबसे पहले जो है यह M.N. रॉय के द्वारा जो है यह सुझाव प्रस्तावित किया था। तो M.N. रॉय के द्वारा यह सुझाव प्रस्तावित किया गया था संविधान सभा का।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली की जो है यह शुरुआत की गई थी? तो केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत जो है यह आपका किया गया था 1935 का अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था, इसी में केंद्र में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत जो है यह की गई थी। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत की बात करें तो भारत के लोग हैं। भारत के लोग जो है यहीं से प्राधिकार प्राप्त होता है संविधान को, क्योंकि आप सुने होंगे संविधान की प्रस्तावना ही कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी पूरी की पूरी जनता यानी भारत के लोग जो हैं वहां पर आधिपत्य कर लेते हैं, यानी प्राधिकार स्थापित कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो बंधुत्व के अर्थ की अगर हम बात करें तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना जो है यह बंधुत्व का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ, एक संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान में कहां उल्लिखित है? तो यह जो है दोस्तों यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है यह एक राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय व्यवस्था भारत में किस देश के संविधान से ली गई है? तो संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संसदीय व्यवस्था जो है यह हमारा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। किसके संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था जो है यह ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो अभी जो है अनुच्छेद की संख्या ज्यादा हो गई है। मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद थे, अभी भी 395 ही अनुच्छेद कहा जाता है, पर ज्यादा है, एक क्लाउज सब क्लाउज और सब लगा करके। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द जो है यह हमारा 42वां संविधान संशोधन के बाद जो है यह समाजवादी शब्द जो है यह जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई है? तो निर्वाचित प्रतिनिधित्व को किस अधिनियम के बाद जो है के तहत जो है पहली बार विधायिका में दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम, जो 1909 में आया था, ठीक है, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट या अधिनियम भी कहते हैं हम इसे, मार्ले मिंटो। तो इस यह भारत सरकार अधिनियम जो 1909 का था हमारा, इसी के थ्रू जो है आया था पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा का सदस्य जो है वह कौन नहीं था? तो संविधान सभा का जो वह महात्मा गांधी जो थे सदस्य नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष ही थे, सरदार पटेल थे, जीवी मावलंकर सदस्य थे, पर महात्मा गांधी जो है ये हमारे जो है सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है वह किसने की थी? तो यह पहली बैठक की जो अध्यक्षता है यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है यह भारत के संविधान की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो यह भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका की चर्चा की गई है। ठीक है, और भाग जो 9 है हमारा, इसके अंतर्गत जो है यह हमारा पंचायत है। भाग 9 के अंतर्गत क्या है? पंचायत है। और भाग 9A के अंतर्गत जो है हमारा नगर पालिका जो है यह है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए दोस्तों कि जो है हम प्रश्न जो है वह आपके लिए बहुत ही अच्छा और क्वालिटी के साथ लेकर के आए हैं, तो आप प्लीज़ जो है क्या कहते हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और आपके लिए हम नए नए प्रश्न जो है वह लाते रहते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताएगा? तो यह है हमारा भाग 8। भाग 8 जो है यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है यह बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार जो है यह वर्णित किया है? तो भारत जो है यह एक राज्यों का संघ है। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है। इसी प्रकार से जो है भारतीय संविधान को में भारत को वर्णित किया गया। आर्टिकल 1 अभी तुरंत हम लोग ऊपर वाले प्रश्न में देखे थे। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि भारत को गणराज्य जो है वह क्यों माना जाता है? तो यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी राज्याध्यक्ष कहने का मतलब कि राष्ट्रपति जो हैं हमारे, इस राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसीलिए क्या है यह गणराज्य है। नहीं, अगर राष्ट्रपति का चुनाव ना होता या पारिवारिक रूप से जो है राष्ट्रपति हो जाते, परिवारवाद होता, तो वहां पर गणराज्य नहीं होता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? तो राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, DPSP जो है हमारा, ठीक है, तो यह जो है हमारा नीति निदेशक सिद्धांत, यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो यह हमारा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह किस प्रस्तावना में किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह जो है हमारा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो न्याय का, भ्रातृत्व का और स्थिति की समानता का उल्लेख है, पर वयस्क मताधिकार जो है इसका उल्लेख जो है प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है वह नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वह क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग यानी जनता है। जनता जो है यहीं से राजनीतिक शक्ति जो है वह उभर करके भारत की आती है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा जो है वह प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो है यह हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। USA के संविधान से मूल अधिकार जो है यह लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? यानी संघीय व्यवस्था जो है हमारा, इस संघीय व्यवस्था की योजना हमने कहां से ली है? तो संघीय हमने कहां से लिया? कनाडा से लिया। जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस फेडरल स्ट्रक्चर को हमने कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान जो है या भारत का वर्णन जो है वह राज्यों के संघ के रूप में करता है। राज्यों के संघ के रूप में भारतीय संविधान भारत का वर्णन करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियां हैं 12। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है वह नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, नहीं तो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतंत्रीय गणराज्य है जो सर्वसत्ताधारी संप्रभुत्व संपन्न है। संघीय शब्द का उल्लेख जो है नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संघीय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या 22 है। 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं जो हैं वह हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं।
संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत जो है वह क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सर्वसत्ताधारी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक नहीं और समाजवादी और गणराज्य बनाने के लिए। तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, तो यह हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तो सीक्वेंस के हिसाब से हमारा डी नंबर आंसर जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में जो विषय हैं वो विषय टोटल 97 विषय जो हैं यह हमारे संघ सूची में रखे गए हैं। माफ कीजिएगा, टोटल कितने विषय हैं? 97 विषय संघ सूची के अंतर्गत हैं और 66 विषय जो हैं वो हमारे राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97 संघ सूची में। हमारे संविधान में राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा कहां से ली गई? तो राज्य नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा जो है यह हमारा आयरलैंड से जो है यह ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख जो है वह संविधान की प्रस्तावना में जो है नहीं है? तो ध्यान में रखिए, संविधान की प्रस्तावना में न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा का है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख जो है नहीं है। वयस्क मताधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो एकल नागरिकता जो है हमारा भारत में जो एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा कहां से अपनाई गई है? तो यह हमारा इंग्लैंड से अपनाया गया। कहां से? इंग्लैंड से जो है वह एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वह अपनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करेगा? तो भारत राज्यों का एक संघ है, तो राज्य संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो यानी उसी टाइप का प्रश्न है, ऑप्शन में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। तो यह राज्यों का एक संघ है। देखिए दोस्तों, हम आपको अलग अलग दृष्टिकोण से जो है वह ऑप्शन दिखा रहे हैं, जो कि एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन भी मिलते हैं तो आप उसमें राज्य संघ, राज्यों का संघ, यह सारा एक ही होता है। इसे अलग टाइप का भी अगर मिले तो वहां पर घबराना नहीं है और सीधे आप आंसर जो है वह कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जो है वह कहां से ली गई है? तो यह जो संघीय प्रणाली है यह हमारा कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो आप जानते हैं भारत का संविधान अपना प्राधिकार जो है वह किससे प्राप्त करेगा? तो भारत का संविधान जो है अपना प्राधिकार जो है यह प्राप्त करेगा भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? हम भारत के लोग, तो भारत की जनता से ही जो है यह प्राधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान जो है यह कहां से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है यह हमारा जो है यूएसए से लिया गया। न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान की उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है किसके द्वारा जोड़े गए हैं? तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है यह जोड़े गए हैं, तो ध्यान में इसको रखना है। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है वह किस देन की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है यह भारतीय संविधान को इंग्लैंड की देन है। किसकी देन है? तो इंग्लैंड की देन है सर्वसत्ता संपन्न संसद। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया था हमारे आयरलैंड से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। ध्यान में रखिएगा, यह जो हमारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम वह भी किसके द्वारा? राष्ट्रपति जो संसद सदस्य का नामांकन करते हैं, मनोनीत करते हैं, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में टोटल 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा टोटल
कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ? राज्यसभा में। तो संसद के, ठीक है, संसद 3 अंगों से मिलकर के मिला हुआ होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद 3 अंगों से मिलता है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो होता है, यह संसद के 3 अंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वह किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हमारा आयरलैंड से ली गई है। किससे ली गई है? आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली भी ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? अगर हम समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची जो है यह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो है समवर्ती सूची हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? तो भाई यह परम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है, क्योंकि हम भारत के लोगों ने ही भारत के संविधान का निर्माण किया है, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसीलिए संसदीय प्रणाली है। अगर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता तो यह जो है क्या होता? संसदीय प्रणाली जो है नहीं होती, क्योंकि संसद का जो निम्न सदन है वह कौन है? लोकसभा है, और लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा परेशानी हो रही है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता जो है यह नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता की अगर हम बात करें तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अगर इसकी हम बात करें तो यह हमारा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है यह भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। संसदीय सरकार है यहाँ, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। अध्यक्षात्मक सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो अमेरिका है। अमेरिका में कौन सा सरकार होता है? अध्यक्षात्मक सरकार होता है, जबकि हमारे यहाँ संसदीय सरकार है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है यह संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। संघीय शब्द का प्रयोग संघ, राज्यों के संघ का प्रयोग, शब्द याद रखिएगा, राज्यों के संघ का जो है यह शब्द है, ना तो संघ शब्द है और ना ही संघीय शब्द है। अगर ऐसा पूछ दिया जाए प्रश्न में कि संघ, अगर भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग भी हुआ है तो हम कहेंगे नहीं हुआ है, और संघीय शब्द का प्रयोग भी कहेंगे तो नहीं हुआ है। भारत के संविधान में राज्यों के संघ का प्रयोग हुआ है, ऐसा हम कहेंगे, लेकिन संघ भी हम नहीं कहेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है, तो क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान जो है वह कैसा है? भारतीय संविधान जो है कैसा है? तो भारतीय संविधान अर्ध संघीय है या संघीय वत है, संघ के समान है, पर पूर्ण संघीय या पूर्ण संघ नहीं है। यह अर्ध संघीय का उदाहरण है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा जो है अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, नहीं, यानी यह आर्टिकल क्या कहता है कि अगर आपके मूल अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है या आप उससे असंतुष्ट होते हैं तो आप जो है डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वह जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला प्रश्न देखिए। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है हमारा जाति, नस्ल, रंग,
जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। यही सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस जो है वह कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वह कहा जाएगा? तो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र का जो आदर्श है उसे हम प्रस्तावना में देखते हैं कि जितने भी लोकतंत्र के आदर्श हैं ये सब भारत के लोकतंत्र के आदर्श कहां दिखाई पड़ेंगे? प्रस्तावना में दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, विधि का शासन की संकल्पना जो है वह कहां की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो यह जो है हमारा ब्रिटेन के प्रणाली की जो है, ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है। क्या भाई? विधि का शासन। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह तो प्रश्न आपको याद ही हो चुका होगा, 3-4 बार रिपीट हो चुका है कई ढंग से। तो राज्यों का संघ जो है भारत के संविधान में इसको भारत को कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्ष और निरपेक्षवाद और संघवाद, देखिएगा ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो यह जो है हमारा एस.आर. बोम्मई मामला था और इसी एस.आर. बोम्मई वाद में जो है कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद यह दोनों भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो जो हमारा आधारित लोकतंत्र है यह शक्तियों के हस्तांतरण से संबंधित है, शक्तियों के विकेंद्रीकरण से संबंधित है और पंचायती राज से संबंधित है। यानी उपर्युक्त तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आधारित लोकतंत्र यानी बेस, तो पंचायती राज प्रणाली भी यह क्या करती है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण करती है, ठीक ना। तो जहां जहां विकेंद्रीकरण होगा वह तो आधार होगा ही नहीं। शक्ति का विकेंद्रीकरण कौन करता है? पंचायती राज प्रणाली करता है नहीं, नीचे से लेकर के जो आधारभूत ढांचा है वहां से लेके जाता है। शक्तियों का हस्तांतरण यानी केंद्र से राज्य और राज्य से पंचायती राज तक जो है यह प्रणाली चल रही है नहीं, यानी निचले तबके के लोग पंचायत तक जो है हर चीज, पंचायत को भी अपना कानून बनाने का अधिकार थोड़ा बहुत मिल जाता है, क्योंकि वहां पर भी जो है क्या होता है, हम अपने वार्ड पार्षद या वार्ड मेंबर को या फिर मुखिया वगैरह का चुनाव करते हैं, तो आधारित लोकतंत्र जो है यह हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एकतंत्र का अर्थ क्या है? तो एकतंत्र का अर्थ मतलब होता है कि मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा जो है यह निरंकुश शासन जो है एकतंत्र का अर्थ होता है। और लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के द्वारा, प्रजा के द्वारा जो है वह शासन लोकतंत्र होता है नहीं, जनता का शासन या जनता के द्वारा शासन जो है यह लोकतंत्र का अर्थ होता है। और एकतंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है भाई? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक देश है नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि हम अपने मताधिकार का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता जो है यह, इसका मतलब होता है जनता का प्रभुत्व। जनता का जो प्रभुत्व है यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है कि आपका संविधान के द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। तो संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग जो है यही संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है। सरकार के संसदीय रूप का विचार जो है यह कहां से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है यह हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? ब्रिटेन, या ऑप्शन में आपको इंग्लैंड भी दे दे तो वह भी आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा,
किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो किस तंत्र में कुछ लोग ज्यादा लोग पर शासन करेंगे? तो इसमें जो है इसे कहते हैं हम लोग अल्पतंत्र। क्या कहते हैं? अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में जो है कुछ लोग हैं और अधिक लोगों पर शासन करते हैं। राजतंत्र में राजा के द्वारा शासन होता है। धनिक तंत्र में जो धनी होते हैं या जो सामंत होते हैं इनके द्वारा शासन होता है। और एक तंत्र में एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक तंत्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राजतंत्र में राजा के द्वारा, और अल्पतंत्र में कुछ लोग जो है वो ज्यादा लोग पर शासन करेंगे। और आइए आज के अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं। उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में संशोधन के प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से जो है भारत के संविधान से ही उधार लिया गया था। ठीक है, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आपको मैंने बहुत ही जल्दी जो है वह करवा दिया, और आशा करते हैं कि आपको जो है यह चीज़ें जो है वह याद रही होंगी। तो हम पुनः जो है, अगर आपको अच्छा लगा हमारा, तो आप जो है कमेंट में हमें बताइएगा, और हमारे नंबर पर भी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर है 9430555129। आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए और कौन सा वीडियो लेकर के आए। इसी तरीके से टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब जो है वह करते रहिएगा, और शेयर भी क्लास को कर दीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ जो है ईटी एकेडमी पर जो है वह आकर के और सारी परेशानियां भी आप अपनी दूर कर सकते हैं। 69th बीपीएससी का जो है वह भी बैच जो है हमारे यहाँ चालू है। पीटी और मेंस दोनों का बैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है आप इसके लिए भी हमारे 9430555129 पर जो है वह संपर्क कर सकते हैं। और बिहार एसआई का भी बैच जो है वह शुरू हो जाएगा 5 तारीख से, तो 5 मई से जो है आपको बैच मिलेगा। तो इसके लिए भी आप 9430555129 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं विश्राम देंगे। हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।